हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर हमारा वही है कल वाला, कौन सा, जो वंशागत विविधता के सिद्धांत। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे किसके, मेंडल के नियम की। तो जो मेंडल के नियम है, मेंडल ने क्या क्या था, मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मटर कौन सी, उद्यान मटर। तो जो गार्डन पी थी, तो उसका जो बोटनिकल नेम है वो है पायसम सटाइवम, उसके ऊपर प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए। तो वो जो 3 नियम है उन्हें कहते हैं मेंडल के नियम। तो सबसे पहला नियम है उसमें कौन सा, प्रभाविता का नियम या एकल लक्षण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये नियम है हमारा, मेंडल ने क्या किया, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया, यानी कि जैसे 2 पौधे लिए जो शुद्ध थे और दोनों विपरीत लक्षणों वाले थे, एक लंबा पौधा था एक बोना पौधा था, तो उनके बीच में जब संकरण कराया तो उसने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण वाला जो पौधा था केवल उसी के लक्षण दिखाई दिए और जो अप्रभावी लक्षण वाला पौधा था उसके लक्षण दिखाई नहीं दिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल ने जब शुद्ध लक्षणों वाले 2 विपरीत जनक के साथ जब आपस में संकरण करा तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिया और अप्रभावी लक्षण छिप गया। तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण दिखाई दिया उसे ही प्रभावी लक्षण कहा गया और इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहा गया। कैसे, देखिए मेंडल ने जब क्या किया, मान लो शुद्ध लंबा पौधा है, इसे क्या माना, कैपिटल टी माना। और जो हमारा शुद्ध बोना पौधा है, जो शुद्ध बोना पौधा है उसे क्या माना, स्मॉल टी। यानी कि इसने क्या किया, जो शुद्ध दोनों लेने हैं शुद्ध ही, अगर दोनों लक्षण हैं एक जैसे, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, तो वो लक्षण माना जाएगा शुद्ध। लेकिन अगर दोनों लक्षण अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो वो लक्षण फिर शुद्ध नहीं माना जा सकता, उसे कहेंगे हम संकर, हाइब्रिड बोलते हैं जिसे आप लोग। तो जो कैपिटल टी है इसने क्या किया, इनका आपस में क्या कराया, इसने संकरण कराया, इन्हें इनके लक्षणों को आपस में मिलाया। जो संकरण है उसे हम क्रॉस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने ये गुणा का निशान जो है ये एक्स का निशान बना दिया, इसका मतलब है क्रॉस, तो इससे क्या होगा, ये भी संकरण नहीं माना जाएगा। आप संकरण नहीं लिखना चाहते तो आप केवल ये जो क्रॉस का निशान है, ये क्रॉस का निशान बना दीजिए, यही क्या दिखाई देगा आपको, इसी का मतलब क्या है कि ये संकरण है। तो जब इसे क्या, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध बोने पौधे हैं, इनके लक्षणों को आपस में मिला दिया। ये कैसे हैं, ये प्रभावी लक्षण है और ये कैसे हैं, ये है अप्रभावी लक्षण। तो जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिला, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो क्या बना, एक कैपिटल एक स्मॉल। उसके बाद फिर इस पहले वाले को ही इस दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ मिलाया, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो वही एक कैपिटल एक स्मॉल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दूसरे वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को पहले वाले से, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर दूसरे वाले को ही दूसरे वाले के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारी कौन सी है, ये है हमारी प्रथम पीढ़ी, या इसे F1 जनरेशन भी कह सकते हैं, चाहे आप प्रथम पीढ़ी कहें या F1 जनरेशन कहें। तो यह एक चीज देखने वाली है, दोनों लक्षण एक जैसे थे, हमने शुद्ध कहा, दोनों लक्षण एक जैसे थे, हमने इसे भी शुद्ध कहा, लेकिन यहाँ दोनों लक्षण अलग अलग हैं। एक लक्षण लंबे पौधे से, एक लक्षण बोने पौधे से आया, तो क्या बन गए, ये बन गए हमारे संकर। इन्हें बोलेंगे संकर, ने अशुद्ध नहीं कह सकते क्योंकि बायो में अशुद्ध नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे कि ये जो लक्षण है ये क्या है, सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, इनकी जो संतानी पीढ़ी है, जो सभी पौधे हैं संतानी पीढ़ी में, सभी पौधे संकर लंबे। अगर दोनों लक्षण अलग अलग है तो उसे कहेंगे संकर। संकर यानी कि हाइब्रिड। जो आजकल सारी सब्जियां फल खा रहे हैं वो हाइब्रिड खा रहे हैं, तो इसी प्रकार तैयार की गई हैं। तो इन्हें हम कहेंगे कि हमें प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होंगे। इस नियम को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मेंडल ने जो जब 2 विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षण है ना, एक लंबा है एक बोना है, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो गए ये लक्षण, एक दूसरे के विपरीत हो गए। जब एक लंबा एक बोना है तो जब शुद्ध
जो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनक यानी कि एक लंबा और एक बोने पौधे के साथ आपस में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, सभी संकर लंबे पौधे। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में, एक चीज का वो ध्यान रखना आपको, हमने यहाँ लंबे क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक लक्षण लंबे का है, एक लक्षण बोने का है। बोने क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा, जो हमारा जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रथम पीढ़ी में छिप जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण करा तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिया, इसीलिए इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण कौन सा, हमारा कैपिटल टी वाला, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, संकर लंबे। जो प्रभावी लक्षण होगा उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। अब बात करेंगे इसके दूसरे नियम की। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये जो हमारा नियम है, ये जो हमारा नियम है, इस नियम को हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले से हमें यही टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि तो कौन सी, कि जब ये हम ये कहेंगे जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच आपस में संकरण कराया जाता है। शुद्ध जनक कौन से, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये जनक है, जनक यानी कि पेरेंट्स, माता पिता। तो जब इन दो शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होंगे। उसके बाद तो फिर इसमें दोबारा जो हम बात करेंगे, जब जो प्रथम पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त होंगे, मान लो हमें कौन से पौधे प्राप्त हुए, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, तो इन संकर लंबे पौधों का फिर आपस में क्या कराएगा, स्वपरागण कराएगा। तो जब इनका आपस में हमने स्वपरागण कराया गया तो किस प्रकार हमें पौधे प्राप्त हुए, देखिए ये भी संकर लंबे हैं, ये भी संकर लंबे हैं, इनमें फिर क्या कराएगा, स्वपरागण। फिर संकरण नहीं लिखना है, फिर क्या लिखेंगे दूसरी बारी में, स्वपरागण। तो जब इनके बीच में स्वपरागण कराया तो कैपिटल टी को कैपिटल टी से, कैपिटल टी, उसके बाद इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से। तो दोनों कैसे प्राप्त हुए में, स्मॉल टी। तो इस प्रकार इसमें हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे, तो पहला जो पौधा में प्राप्त होगा शुद्ध लंबा, उसके बाद ये दोनों जो है हमें कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे, और तीसरा कैसे प्राप्त हुआ हमें, शुद्ध बोना। तीसरा पौधा कैसे प्राप्त हुआ, शुद्ध बोना। तो अगर हम इनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, इनकी अगर हम फिनोटाइप की बात करें जीनोटाइप, इनका फिनोटाइप क्या होगा और जीनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप का मतलब यह कि इनके जो बाहरी लक्षण है वो देखने में कैसे दिखाई देंगे। मान लो ये भी लंबा है, ये भी लंबे है, तो 1 2 3, 3 कितने हुए, लंबे, और बोना कितना हुआ, 1। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो जो फिनोटाइप होगा वो होगा 3:1। लेकिन अगर हम इसकी जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप का मतलब है जो लक्षण है शुद्ध कैसे हैं और जो हमारे संकर हैं वो कैसे हैं। तो एक तो हमारा कैसा है, शुद्ध लंबा, 2 कैसे है हमारे, संकर लंबे, और एक कैसा है हमारा, शुद्ध बोना। तो जो उनका जीनोटाइप होगा उस जीनोटाइप को हम बात करेंगे कि जो जीनोटाइप है हमें उनकी संतान जो पीढ़ी है उस संतानों का जो जीनोटाइप होगा वो 1:2:1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करते हैं तो जो फिनोटाइप है वो 3:1 प्राप्त होगा हमें। तो ये ऐसा फिनोटाइप। तो इस लक्षण को जो लक्षण है, जो हमारा नियम है पृथक्करण का नियम, इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब मेंडल ने शुद्ध दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच, एक लंबे के और एक शुद्ध बोने के और एक शुद्ध लंबे के बीच आपस में संकरण करा तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधों का आपस में स्वपरागण करा गया तो इनके लक्षणों का क्या हुआ,
इनके लक्षणों का जो पृथक्करण है वो एक निश्चित अनुपात में हुआ, इनके लक्षणों का जो पृथक्करण है वो एक निश्चित अनुपात में हुआ, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। लेकिन प्रथम पीढ़ी के जो नियम है, जो प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण है वो साथ साथ है, लेकिन फिर भी आपस में मिश्रित नहीं होते। इनके जो प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण है वो साथ साथ रहने पर भी आपस में क्या होंगे, उनका आपस में मिश्रण नहीं होगा। और जिस समय हमारे लक्षण बनेंगे, लक्षण बनते समय ही वो क्या होंगे, हमारे यानी कि युग्मक बनते समय जो लक्षण है वो हमारे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है इसमें। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे दोबारा देख लीजिए एक बार और। मेंडल ने जब शुद्ध विपरीत लक्षण वाले दो जनकों के बीच आपस में क्या कराया, संकरण कराया, इनके शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच क्या कराया, संकरण करा, तो हमें प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे प्राप्त हुए। लेकिन ये हमारी दूसरी पीढ़ी है, इसे F2 जनरेशन भी कह सकते हैं या द्वितीय पीढ़ी, इसे आप द्वितीय पीढ़ी कहें या F2 जनरेशन कहें। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में जब आपस में स्वपरागण कराया गया, इसमें क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो जो इसके जो लक्षण है उन लक्षणों का जो पृथक्करण है यानी कि पृथक होने का जो क्रम है वो क्या हुआ, वो एक निश्चित अनुपात में हुआ, यानी कि इन लक्षणों का जो पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हुआ। इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। लेकिन जिस समय प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण थे हमारे, ये जो प्रथम पीढ़ी के लक्षण थे ये भले ही साथ साथ हो लेकिन ये आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी कि इनका आपस में मिश्रण नहीं होता। और केवल युग्मक बनते समय जो लक्षण है वो पृथक होते हैं। इस समय युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, उस समय ये लक्षण क्या होते हैं, पृथक होते हैं। यानी कि इस प्रकार जो युग्मक है हमारे, उन युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम का नाम जो है दूसरा क्या रख दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी रख दिया। तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा वो 3 अनुपात 1 होगा, और जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। फिनोटाइप यानी कि बाहर से देखने में पौधे कैसे दिखाई दे रहे, बाहर से देखने में पौधे ये भी लंबा दिखाई दे रहा, ये भी लंबा दिखाई दे रहा, ये भी लंबा दिखाई दे रहा, तो ये 3 कैसे हमारे लंबे, तो इसलिए हमने यहाँ 3 रख दिया। और एक हमें कैसे बोला दिखाई, एक पौधा में कैसे दिखाई दे रहा है, जो संतानीय पौधा है वो कैसा, वो है 1, तो इसलिए हमने 3 अनुपात 1। ये तो है ना बाहरी लक्षण, बाहर से देखने में पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीनोटाइप का मतलब उसकी जीनी संरचना के कारण जो उसमें लक्षण परिलक्षित हुए, जीनी संरचना के कारण जो उसमें लक्षण दिखाई दिए वो में कैसे होंगे, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। एक शुद्ध लंबा है, 1 लिख दिया, 2 संकर लंबे हैं, संकर लंबे लिख दिए, 1 शुद्ध बोना है, 1 शुद्ध बोना लिख दिया। तो जो जीनोटाइप है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा, और जो फिनोटाइप है वो 3 अनुपात 1 होगा। ये था मेंडल का कौन सा, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब बात करते हैं इसके तीसरे नियम की। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीसरा नियम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही जो तीसरा नियम है यही पूछा जाता है। तो इसमें देखो अब तक जो हमने नियम पढ़े, इसके पहला नियम पढ़ा प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पढ़ा युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो उसमें हमने जो लक्षणों के जोड़े लिए वो लिया एक जोड़ा शुद्ध लंबे का लिया, 1 जोड़ा शुद्ध बोने का लिया। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे किसकी, यहाँ लक्षण ले जाएंगे 2 जोड़े। इस नियम में क्या होगा, 2 जोड़े शुद्ध गोल व पीले, एक जोड़ा शुद्ध गोल का, एक जोड़ा शुद्ध पीले का। जो गोल है, गोल का मतलब राउंड, तो इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, और इस शुद्ध पीले का मतलब क्या है, येलो, येलो को कैपिटल Y से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद शुद्ध झुर्रीदार व हरे। तो जो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ गोल माने पहली बारी में पहले अपना गोल लिखा तो यहाँ पहले आपको झुर्रीदार लिखना पड़ेगा। अगर आपने बाद में पीला लिखा तो बाद में हरा लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पीला इधर लिखा तो फिर हरा आपको इधर लिखना पड़ेगा। कहने का जो गोल है, गोल का जो कॉम्बिनेशन है वो झुर्रीदार के साथ, और जो पीले का जो कॉम्बिनेशन है वो हरे के साथ। यानी कि जो एक लक्षण कैसा हुआ, गोल बिल्कुल शुद्ध हमारे बीज प्राप्त है, एक तो बीज हमें शुद्ध प्राप्त है, बिल्कुल गोल में प्राप्त है, और एक बीज कैसे है हमारे
झुर्रीदार यानी कि मुरझाए हुए प्राप्त हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे का कॉम्बिनेशन लेना है आपको। एक अगर हमें शुद्ध लक्षण लेना है तो दूसरा कैसे लेना पड़ेगा, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो इसमें हमने जो झुर्रीदार माना उसे क्या माना, स्मॉल आर, और जो हरे माना क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई माना था तो इसलिए हमने इसे क्या माना, स्मॉल वाई। इस प्रकार से मानने, अगर ये हमने कैपिटल आर माना तो इसे स्मॉल आर, और इधर कैपिटल वाई माना तो इसे स्मॉल वाई। तो इसमें जो प्रथम पीढ़ी है इसमें हमने क्या कराया, इनका आपस में संकरण कराया। ये दोनों नहीं, आपको दोनों चीज लिखनी जरूरी है। आप चाहे खाली संकरण लिखे, चाहे आप खाली ये बनाए, आपकी मर्जी है, चाहे आप दोनों चीज लिखे, संकरण भी और क्रॉस का निशान भी। तो जब इनका आपस में संकरण कराएंगे तो एक जोड़ा यहां से निकलेगा और एक जोड़ा यहां से निकलेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इनका संकरण हो गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें कौन से प्राप्त हुए, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन। तो ये कैसे है, अप्रभावी लक्षण है और ये कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है। तो एक चीज का ध्यान रखना आपको, जो नाम रखा जाएगा किसी भी जो उनकी संतान पीढ़ी है उनमें जो नाम रखा जाएगा संतानों का, वो जो प्रभावी लक्षण है उसके आधार पर रखा जाएगा। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई हमें। तो इसमें फिर हमने क्या करा आपस में, इसके बाद हमने कराया इनका स्वपरागण, इनका आपस में स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने के साथ साथ क्या होगा, एक यहाँ टेबल बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे लक्षण है ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन चारों लक्षणों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पृथक करेंगे। कैसे, पहले दोनों कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर लेंगे दूसरे में स्मॉल वाई, फिर क्या करेंगे, यहाँ दोनों कैपिटल आर लिए, अब दोनों स्मॉल आर लेंगे, यहाँ भी स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई पहले लिया तो कैपिटल वाई पहले लेंगे, और स्मॉल आर लिया यहाँ तो कैपिटल वाई पहले लेने के बाद में हमने क्या लिया, स्मॉल वाई, तो यहाँ भी क्या लेंगे बाद में स्मॉल वाई। तो ये चारों लक्षण जो है ये अलग अलग पृथक हो गए हमारे। इसी प्रकार हमें इधर लिखने सेम टू सेम, जैसे यहाँ है, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा तो यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई है तो यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर है कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आपको एक 16 खानों वाले टेबल बनाने, काउंट करके बनाने, गिन के बनाने 16 खाने। तो इन लक्षणों में फिर हम क्या करेंगे, आपको ये मान के चलना है कि मान लो 3 लक्षण है नहीं, तो इस पहले लक्षण की क्रिया इसके साथ करा के इस खाने में लिखेंगे, इस लक्षण की इसके साथ क्रिया करा के यहाँ लिखेंगे, इसकी क्रिया इसके साथ करा के यहाँ लिखेंगे, इसकी क्रिया इसके साथ करा के यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार कैसे, कैपिटल आर है कैपिटल आर है दोनों, तो कैपिटल आर है दोनों कैपिटल वाई है तो दोनों कैपिटल वाई। उसके बाद कैपिटल आर है दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो दोनों कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई है ये भी कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। पहले 4 खाने पूरे। अब क्या करेंगे, इसे भूल जाओ कि ये है। अब बात करेंगे इसकी क्रिया इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है, इसकी क्रिया इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है, इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है, और इसकी क्रिया इसके साथ करा के इस खाने में लिखनी है। तो कैपिटल आर है तो दोनों कैपिटल आर हुए हमारे, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर है दोनों तो कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है। उसके बाद कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। अब इसी प्रकार तीसरे का करना है, इस तीसरे की इन चारों साथ करा के इन चारों खानों में लिखनी है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी प्रकार दोनों स्मॉल आर
और दोनों कैपिटल वाई, तो दोनों स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। उसके बाद इन चारों की क्रिया इन चारों के साथ करा के इन खानों में लिखनी है। तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। उसके बाद दोनों स्मॉल आर हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट है दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं। तो इस प्रकार हमारे 16 खाने वाली टेबल इस प्रकार कंप्लीट। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो प्रभावी लक्षण है अगर एक भी आर बड़ा हुआ तो उसे क्या लिखा जाएगा, गोल। लेकिन अगर एक भी वाई बड़ा हुआ तो उसे क्या लिखा जाएगा, पीला। तो लेकिन इनसे हमारा मतलब नहीं है। अगर इसमें क्या होगा, जो अप्रभावी लक्षण है अगर दोनों का जोड़ा होगा, अगर दोनों आर स्मॉल आर हुए तो उसे लिखेंगे झुर्रीदार, अगर दोनों स्मॉल वाई हुए तो उसे क्या लिखेंगे, हरा। तो इस प्रकार से इनमें एक लक्षण प्रभावी होने पर भी वही नाम लिखा जाएगा, इसमें जोड़ा होने पर तब नाम लिखा जाएगा। तो अब आपको देखो यहाँ दोनों आर बड़े हैं, दोनों वाई बड़े हैं, तो क्या लिखेंगे, ये आर को क्या माना था हमने, गोल यानी कि राउंड, और पीले, वाई को क्या माना था, पीले। उसके बाद गोल व पीले, क्योंकि एक वाई बड़ा है, अगर एक वाई बड़ा होगा तो पीले लिखा जाएगा और एक आर बड़ा है तो गोल लिखा जाएगा। तो गोल और पीले, ये भी गोल व पीले, उसके बाद गोल व पीले, ये भी कैसा होगा, गोल और हरे, क्योंकि आर को स्मॉल वाई को हमने क्या मानना था, हरे। तो ये गोल व पीले, गोल व हरे। उसके बाद गोल व पीले, गोल व पीले, हरे को हमने क्या माना था, झुर्रीदार, तो यहां लिखेंगे झुर्रीदार व पीले। उसके बाद झुर्रीदार व पीले, उसके बाद गोल व पीले, ये गोल व कैसे होंगे, हरे। उसके बाद गोल व पीले, और ये कैसे होंगे, झुर्रीदार और हरे। अब क्या करेंगे, अब इन्हें काउंट करेंगे कितने कितने लक्षण प्रदर्शित हुए। तो सबसे पहले गोल व पीले, ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी या F2 जनरेशन। तो सबसे पहले गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, और झुर्रीदार और हरे। झुर्रीदार व हरे। अब इन्हें काउंट करेंगे कितने हमारे कैसे वे, जो गोल व पीले हैं वो कितने हैं, गोल व हरे कितने हैं, झुर्रीदार पीले कितने हैं, झुर्रीदार हरे कितने हैं। तो जो गोल एक गोल पीले वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। जो गोल और पीले हैं वे कितने हैं हमारे, 9। उसके बाद गोल हरे कितने हैं, गोल हरे 1 2 और 3 हैं
चलो तो उसके बाद मैं इसे दोबारा ऊपर लिख देता हूँ। दोबारा देखिए आप इधर, मैं इधर लिख देता हूँ सामने इन्हें दोबारा से। जो गोल व पीले हैं, गोल व पीले कितने दिखाई देंगे हमें? 9। उसके बाद जो गोल और हरे हैं वो हमें कितने काउंट करेंगे उन्हें? गोल व हरे को 1 2 और 1 3। गोल और हरे कितने हैं? 3। उसके बाद झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार व पीले कितने हैं काउंट करेंगे? झुर्रीदार व पीले कितने हैं? 1 2 और 1 3। 3 है हमारे कितने? झुर्रीदार व पीले। और बचा हमारे पे क्या? झुर्रीदार व हरे। झुर्रीदार और हरे हैं हमारे पे कितना? 1। झुर्रीदार व हरे हमारे पास कितने हैं? 1। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी है, उस दूसरी पीढ़ी में हमें जो पौधे, जो संतानीय पौधे हैं, उनका जो अनुपात प्राप्त होगा वो 9:3:3:1 प्राप्त होगा। द्वितीय पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त होंगे, 9 पौधे गोल व पीले प्राप्त होंगे और 3 पौधे में गोल व हरे प्राप्त होंगे, 3 पौधे झुर्रीदार व पीले प्राप्त होंगे और 1 पौधा में कैसे प्राप्त होगा? झुर्रीदार व हरा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं हम इस लक्षण को कि जब मेंडल ने 2 जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच, 2 जोड़े विपरीत लक्षणों से लिए, गोल व पीला लिया, इधर झुर्रीदार व हरा लिया। गोल के साथ झुर्रीदार है तो दोनों विपरीत है एक दूसरे के, पीले के साथ हरा लिया दोनों एक दूसरे के साथ विपरीत है। तो जो पहले हमने जो नियम पढ़े दोनों, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, उसमें लिया था 1-1 जोड़ा, लेकिन यहाँ हमने लिए 2-2 जोड़े इस नियम में। जो स्वतंत्र पीढ़न का नियम है इसमें 2 जोड़े लेंगे। तो जब मेंडल ने 2 जोड़े विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच आपस में क्या कराया? संकरण कराया। तो प्रथम पीढ़ी में पौधे कैसे प्राप्त हुए? प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले। ये पौधे कैसे हमारे? गोल और पीले। इसे लिखेंगे गोल व पीले। तो प्रथम पीढ़ी में पौधे कैसे प्राप्त होंगे? शुद्ध गोल व पीले। लेकिन जब हम इन प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में आपस में स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में जो इन लक्षणों का जो पृथक्करण है या इन लक्षणों का जो पृथक होने का जो सिस्टम है वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से हो, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है वो कैसे होंगे? स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, इधर देखिए ये भी सारे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए और ये भी सारे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। अर्थात एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक लक्षण है, एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। तो इस प्रकार इस नियम को इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्र अपिवहन का नियम का। ये नियम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उसके बाद इसे दोबारा से देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो स्वतंत्र अपिवहन का नियम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें क्या गया? जब मेंडल ने 2 विपरीत लक्षण वाले कह सकते हैं, 2 विरोधी लक्षण वाले कह सकते हैं शुद्ध जनक। शुद्ध जनक का मतलब ये गोल और पीले ने शुद्ध जनक माना, ये भी शुद्ध जनक है लेकिन ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो जब मेंडल ने शुद्ध 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच गोल व पीले का, झुर्रीदार व हरे के बीच क्या करा? संकरण करा। तो प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे? गोल व पीले प्राप्त होंगे। तो जब प्रथम पीढ़ी में हमें गोल पीले पौधे प्राप्त हुए तो उसमें जब आपस में इन्होंने फिर क्या किया? इनका आपस में स्वपरागण करा। तो स्वपरागण पर क्या हुआ कि ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र रूप से दूसरे से पृथक हो गए, यानी कि एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को क्या करती है? प्रभावित नहीं करती है। इसलिए इस नियम को उन्होंने क्या कह दिया? स्वतंत्र अपिवहन का नियम कहा। तो जो दूसरी पीढ़ी है, वो दूसरी पीढ़ी में हमें कैसे हमारी दूसरी पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए? तो जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो जो गोल व पीले हैं 9 प्राप्त होंगे, गोल व हरे हैं 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार और पीले 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार और हरा है वो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो दूसरी पीढ़ी है इसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो 9:3:3:1 में प्राप्त होंगे। अब